जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की का आर्थिक जीवन देखेंगे, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, कल हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का रिलीजियस लाइफ पढ़ा था, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का इकोनॉमिक लाइफ, आर्थिक जीवन। तो हेडिंग डालिए, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की का आर्थिक जीवन। मतलब इसको अगर हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन, ये हम पढ़ेंगे, ठीक। आर्थिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता का पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि ये आर्थिक या हम कहें अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, ये होता क्या है? इकोनॉमिक्स, देखिए, आर्थिक जो भी गतिविधि होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक, इसका मतलब क्या होता है? मतलब किन एक्टिविटीज को हम या किन गतिविधियों को हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए, आर्थिक जो है, ठीक, वो कोई भी चीज, ठीक, अगर उसमें मनी या पैसा, हिंदी में कहें पैसा, किसी भी काम को करने से अगर मनी या पैसा आ रहा है तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है, आर्थिक गतिविधि कहा जाता है। बात समझे आप? मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। किसी भी एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी तब कहेंगे जब उसमें पैसा इन्वॉल्व, या बेसिकली अगर उस चीज को करने से पैसा आए तो वो एक आर्थिक गतिविधि या इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें कृषि, एग्रीकल्चर, क्या एग्रीकल्चर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्या ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? ठीक, एग्रीकल्चर आर्थिक गतिविधि है, ठीक। द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि जो हमारे किसान हैं, ठीक, वो अगर कोई चीज उगा रहे हैं, कोई अनाज उगा रहे हैं, तो वो उस अनाज को बेच के और उससे 4 पैसा कमा रहे हैं, ठीक। मतलब कि उस अनाज को बेच करके और 4 पैसा कमाया जा रहा है, मतलब कि वो आर्थिक गतिविधि है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां हैं, ठीक। जैसे हम नौकरी करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, ठीक, तो अगर हम जॉब करते हैं तो हमें उससे पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, ठीक। जहां पर भी आप नौकरी करेंगे तो वहां आपको वो क्या देंगे? उसके एवज में तनख्वाह देंगे, मतलब वहां से भी क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। तो नौकरी भी क्या है? नौकरी भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक, मान लीजिए आपकी दुकान है, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप सामान बेचेंगे, सामने वाला खरीदेगा और उससे आपको पैसा मिलेगा, ठीक। तो वो भी क्या है? एक आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इकोनॉमी का मतलब, आर्थिक का मतलब होता है ऐसी गतिविधि जिसमें पैसा आना हो, उसको आर्थिक गतिविधि कहते हैं, ठीक। अब
हमें जो पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता में, वो ये पढ़ना है कि यहां पर क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही थी। मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा जो मैंने उनकी उत्पत्ति में या सामाजिक जीवन या धार्मिक जीवन में दोहराई थी। हमारे पास कोई भी लिखित एविडेंस नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता का। हमारे पास स्क्रिप्ट है, लेकिन हम उस स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए, हम उस लिपि को पढ़ नहीं पाए। तो कोई भी हम चीज जो भी बता रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वो सिर्फ और सिर्फ जो साक्ष्य हमको अलग अलग स्थलों से मिले हैं, उसी आधार पर हम उनके जीवन के बारे में बता रहे हैं। अब वो चाहे उनका सामाजिक जीवन हो, चाहे उनका धार्मिक जीवन हो, या फिर अब उनका आर्थिक जीवन। तो उनका आर्थिक जीवन या इकोनॉमिक लाइफ भी हम किस आधार पर बताएंगे? जो एविडेंस हमको एक्सकेवेशन साइट से मिले। ठीक, हमें अलग अलग चीजें मिली हैं। ठीक, उस आधार पर हम ये देखेंगे कि भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन कौन सी अर्थव्यवस्था की गतिविधि करते थे, आर्थिक गतिविधि करते थे। क्लियर हो रहा है? ठीक, क्योंकि देखिए कोई भी सभ्यता, कोई भी किंगडम, कुछ भी हो, बिना आर्थिक गतिविधि के कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता। बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। ये बात आप समझ लीजिए। हर चीज के लिए पैसा चाहिए। ठीक, इसीलिए अर्थव्यवस्था को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जिस देश की भी अर्थव्यवस्था में बिगड़ाव आता है, उसमें उनके हर सेक्टर चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि सारा काम पैसे का है। भाई आज हमें डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए कोई हथियार या कोई मिसाइल या कोई फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना है, कैसे खरीदेंगे? उसके लिए पैसा चाहिए। इवन हमें अगर अपने देश में कोई स्कूल बनाना है, कोई अस्पताल बनवाना है, ठीक, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। रोड बनवानी है, उसके लिए भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसा जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी उसके लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आर्थिक गतिविधि हो रही थी। ठीक, तो वो हम एक एक करके अब सारे पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक, सबसे पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी डालिए एग्रीकल्चर, कृषि। सबसे पहली एक्टिविटी क्या है? एग्रीकल्चर। ठीक, हिंदी में इसको क्या लिखेंगे? कृषि। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें तथ्य मिले हैं, उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इनका मेन ऑक्यूपेशन, अगर हम कहें तो मुख्य काम इनका कृषि ही था। मेन ऑक्यूपेशन क्या था इनका? एग्रीकल्चर। मतलब सबसे प्रमुख काम सिंधु घाटी सभ्यता में जो हुआ करता था, वो हुआ करता था एग्रीकल्चर, कृषि। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? सबसे चूंकि यहां से हमें कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं, उस आधार पर हम इस बात को कह सकते हैं कि इनका मेन ऑक्यूपेशन या मुख्य काम क्या था? कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक, क्योंकि यहाँ की एग्रीकल्चर बहुत अच्छी थी। ठीक, इसके अलावा अगला पॉइंट अगर हम बात करें इसी में, एग्रीकल्चर में, इनकी जो एग्रीकल्चर थी वो सरप्लस थी। एग्रीकल्चर इज सरप्लस। अब देखिए सरप्लस का मतलब क्या होता है, और इसी में एग्रीकल्चर में एक और वर्ड आता है, सबसिस्टेंस। ये दोनों शब्द क्या होते हैं? मतलब या तो कृषि सरप्लस होती है और या सबसिस्टेंस होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए कोई भी कृषि, ठीक है, सरप्लस, एग्रीकल्चर सरप्लस तब होता है
जब किसान ने जो अनाज उगाया है वो उसके अपने कंजम्पशन या खुद के खाने के बाद भी अगर वो अनाज बचता है तो वो उस अनाज को बाहर बेच सकता है। भाई किसान जो है वो अनाज उगाता है, ठीक। अब वो कुछ हिस्सा अपने पास रखता है और कुछ हिस्सा क्या करता है, बाजार में बेचता है। तो ऐसी कृषि जिसमें किसान कुछ हिस्सा अपने पास रखे और कुछ हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा बाजार में बेचे, ऐसी कृषि को सरप्लस कृषि या सरप्लस एग्रीकल्चर कहा जाता है। जैसे आज की डेट में हमारी जो कृषि है वो क्या है, सरप्लस है। क्यों? क्या शहरों में रहने वाले लोग अनाज उगा रहे हैं क्या? शहरों में रहने वाले लोग अनाज उगा रहे हैं क्या? नहीं। अनाज कौन उगा रहा है? अनाज आज भी गांव में किसान उगा रहा है, लेकिन वो इतना ज्यादा उगा रहा है कि शहर में बैठे हुए लोगों को भी अनाज मिल रहा है। शहर में बैठे हुए लोगों को भी अनाज, गेहूं, चावल, बाजरा सब मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो उतना कर ले रहा है जिसमें उसका खुद का जीवन भी चल जाए और वो बाकी बचा मार्केट में बेच सके, ठीक। लेकिन अगर हम सबसिस्टेंस की बात करते हैं तो सबसिस्टेंस का मतलब ऐसी कृषि जिसमें किसान सिर्फ उतना ही उगा पा रहा है जितना वो खुद खा सके, ठीक। तो ऐसी कृषि जितना वो खुद खा सके बस वो उतना ही उगा पा रहा है, मतलब कि वो कौन सा एग्रीकल्चर है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। बात समझ रहे हैं? तो ये जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, ठीक, ये वो खुद ही खा पा रहा है, ठीक। तो इसीलिए सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगा, क्योंकि उसको बेच नहीं रहा है सामने वाला। सामने वाला क्या कर रहा है? सामने वाला सिर्फ और सिर्फ उतना ही उगा रहा है जितना वो खुद खा सके। तो इसीलिए सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वाज नॉट द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उससे पैसा नहीं आ रहा, ठीक। अब समझ में आया एग्रीकल्चर सरप्लस किसको कहते हैं और सबसिस्टेंस किसको कहते हैं। जिसमें किसान अतिरिक्त अनाज उगा रहा है जिससे वो मार्केट में बेच सके, उसको सरप्लस कहते हैं। और जितना, जिसमें किसान सिर्फ उतना ही उगा रहा है जितना वो खुद खा सके, उसको सबसिस्टेंस कहते हैं, ठीक। तो यहाँ की जो कृषि थी सिंधु घाटी सभ्यता की, ये सरप्लस थी। अब इसका तथ्य क्या है, इसका आधार क्या दिया है? तो आपको याद होगा हड़प्पा साइट से 12 अन्नागार मिल रहे थे, ग्रेनरी, ठीक। ग्रेनरी क्या था? ग्रेनरी जो अनाज उगा उसको रखने के लिए ही तो एक स्टोर हाउस जैसा था ग्रेनरी। जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ एफसीआई के गोदाम होते हैं, एफसीआई के गोदाम होते हैं, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के। जो भी सरप्लस चीजें होती हैं वो वहां रखी जाती हैं। ऐसे ही इनके समय में अन्नागार या ग्रेनरी हुआ करता था और इसके तथ्य मिले हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो इनका एग्रीकल्चर था वो सरप्लस था, क्योंकि भाई अगर ये सिर्फ खाने तक के लिए उगा रहे थे तो इनको ग्रेनरी, अन्नागार बनाने की जरूरत क्या थी? अन्नागार बनाने का मतलब ही यही है कि इनके यहाँ जो कृषि थी वो सरप्लस थी, तभी तो वो सेव कर पा रहे थे। बाकी जितना अनाज है भाई खुद खा लिया, अब जो बचा उसको सेव किया। तो ये ग्रेनरी इसीलिए बनाई गई थी, अन्नागार। तो ये आधार है, एग्रीकल्चर क्या था, सरप्लस था। इसके अलावा अगर आप एक चीज नोटिस करें, इनकी ज्यादातर साइट्स, सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर स्थल जो मिले हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे मिले, चाहे वो कोई भी नदी। आप देखिए पुराना, आप पढ़िए जितनी भी साइट्स मैंने आपको बताई, लोकेशन के साथ साथ मैंने आपको हर साइट में बताया है ये कौन सी नदी के करीब थी। उदाहरण के तौर पर हड़प्पा किस नदी के करीब थी, रावी नदी के करीब थी। मोहनजोदाड़ो किस नदी के करीब था, सिंधु, इंडस।
चानुदारो किस नदी के करीब था? इंडस। मतलब आप जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी आप स्थल देख लें या साइट्स देख लें, वो सब किसके पास थे? नदी के पास थे। ठीक। और अगर कहीं पर भी कोई नदी के पास होती है, ठीक है, तो वहां की जो भूमि होती है, वहां की जो मिट्टी होती है, उसको बोलते हैं अलोवियल सॉइल। अलोवियल सॉइल। ठीक। तो वहां की जो मिट्टी होती है, ठीक है, वो कौन सी सॉइल होती है? अलावियल सॉइल होती है। और ये ऐसी मिट्टी होती है जो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल। अलावियल सॉइल जो होता है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। और इसी कारण से ये अलावियल सॉइल सबसे ज्यादा अनाज उगाने वाली सॉइल होती है, मिट्टी होती है, जहां सबसे ज्यादा अनाज उगाया जाता है। आप बात समझ रहे हैं? तो चूंकि इनकी साइड सभी नदियों के पास थी, इसलिए इनकी जो मिट्टी थी वो अलावियल सॉइल थी। देखिए, अलावियल सॉइल मतलब बेसिकली जो नदी से बहा के जो मिट्टी आती है ना, नदी बहती है, तो नदी अपने साथ क्या लाती है? मिट्टी लाती है, सॉइल लाती है। तो ये वही मिट्टी है, अलावियल सॉइल। और ये सबसे फर्टाइल सॉइल होती है, सबसे बड़ी उपजाऊ जमीन। इसको कहा जाता है सबसे उपजाऊ जमीन। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए आप आज की डेट में भी देखें, जो भी इलाके नदी के करीब होते हैं, वहां की कृषि सबसे अच्छी होती है, क्योंकि जमीन जो होती है वो उपजाऊ होती है, फर्टाइल लैंड होता है। ठीक है। तो इस कारण से होता क्या है कि वहां पर अनाज सबसे ज्यादा उगता है। तो इनके अच्छा कृषि होने का एक और कारण भी था, इनके जितने भी स्थल थे वो नदी के करीब थे। तो इस कारण से इनकी जो मिट्टी थी वो काफी ज्यादा उपजाऊ मिट्टी थी। क्लियर हो रहा? ठीक। तो ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक। इसके अलावा हम बात करें तो और क्या क्या हमें तथ्य मिले हैं कृषि से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता में? आप याद करिए कालीबंगन। कालीबंगन से हमको प्लब्ड फील्ड मिल रहा था, जुता हुआ खेत मिल रहा था कालीबंगन से, याद करिए। कालीबंगन से हमको क्या मिल रहा था? जुता हुआ खेत। इसके अलावा कालीबंगन से हमको मिश्रित क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग के भी तथ्य मिल रहे थे। मतलब एक से ज्यादा क्रॉप एक ही एरिया में उगाई जा रही थी, एक से ज्यादा फसल एक ही उसमें उगाई जा रही थी। तो जो मिश्रित फसल थी या मिक्स क्रॉपिंग जो थी, इसका तथ्य भी हमको कहां से मिल रहा था? कालीबंगन से। इसके अलावा याद करिए, आपको लोथल और रंगपुर से, लोथल और रंगपुर से, ठीक, आपको चावल का साक्ष्य मिल रहा था। याद करिए, पैडी हस्क, चावल की भूसी मिल रही थी वहां से, पैडी हस्क मिल रहा था। याद करिएगा, लोथल और रंगपुर से। ठीक। इसके अलावा आप याद करिए बनावली, बनावली से हमको प्लाऊ का टॉय कार्ट मिल रहा था, मतलब हल का खिलौना मिल रहा था। किसका खिलौना मिल रहा था? हल का खिलौना मिल रहा था। और आप जानते हैं हल किस में काम आता है? कृषि में काम। ठीक। तो बनावली से हमको क्या मिल रहा था? प्लब टॉय कार्ट। किसका बना था? टेराकोटा का। ठीक। किसका बना था? टेराकोटा का। ठीक। याद करिए, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। टेरा टेराकोटा क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। मिट्टी को अगर आप पका देंगे तो वो क्या बन जाएगी? टेराकोटा। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी हमें एविडेंस मिले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हड़प्पा से हमको ग्रेनरी मिली है, अन्नागार मिला है। हड़प्पा से हमको क्या मिला है? अन्नागार मिला है। इसके अलावा हमको गेहूं के साक्ष्य यहाँ से मिले। ठीक। तो हड़प्पा और मोहिंजोदाड़ो से हमको गेहूं के भी साक्ष्य मिले। क्लियर? ठीक।
इसके अलावा एक और बात मैं आपसे कहना चाह रहा था। आपको याद होगा जब मैंने इनके वो पढ़ाया था, ठीक, सामाजिक जीवन, तब मैंने आपको बताया था, ठीक, कि इनके यहाँ से हमको सूती के कपड़े, कॉटन के कपड़े भी मिल रहे हैं और ऊन के कपड़े, वूलन के कपड़े भी मिल रहे हैं। याद करिए आप, मैंने आपको बताया यहाँ पर मोहनजोदाड़ो में, याद करिए मैंने मोहनजोदाड़ो में बताया था कि मोहनजोदाड़ो से हमको एक चाकू मिला है। क्या मिला है हमको? एक नाइफ मिला था, जो चारों तरफ से कौन से कपड़े से लपेटा गया था? कॉटन के कपड़े से, सूती कपड़े से। ठीक, इसका मतलब इनको कॉटन के कपड़े बनाने आते थे। जाहिर सी बात है, अगर कॉटन का वस्त्र मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि कॉटन के कपड़े या सूती के कपड़े इनको बनाने आते होंगे। इसका मतलब इनके यहाँ सूती की उगाई भी होती होगी, कॉटन की एग्रीकल्चर भी होता होगा। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, सूती आएगा कहाँ से? कॉटन कहाँ से आएगा? कॉटन को उगाया जाता है। ठीक, कॉटन के पेड़ होते हैं भाई। ठीक, कपास कहा जाता है जिसको हिंदी में, कपास के पेड़ होते हैं। ठीक, जिससे कपास निकाला जाता है, कपास के रेशे, और उन्हीं रेशों को जोड़ जोड़ करके और कपड़ा बनाया जाता है। बात समझ रहे हैं आप? ठीक, तो इसका मतलब अगर हमें सूती के कपड़े मिल रहे हैं, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कपास की उगाई हो रही होगी, क्योंकि सूती उसी से निकलेगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि कॉटन की भी एग्रीकल्चर यहां पर हो रहा था। ठीक, और इसीलिए ग्रीक लोगों ने, जो यूनानी थे, वो कॉटन को सिंडन कहते हैं। कॉटन को वो क्या बोलते हैं? सिंडन बोलते हैं। मतलब जो ग्रीक लोग हैं वो कॉटन को क्या बोलते हैं? सिंडन बोलते हैं, सिंडन। अब इन्होंने सिंडन क्यों कहा? ठीक, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता पहली ऐसी सभ्यता है जिन्होंने सबसे पहली बार कॉटन का इस्तेमाल किया। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम कॉटन वॉज यूज्ड बाय आईवीसी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहली बार कॉटन, कपास का इस्तेमाल किया था। इसीलिए यूनानियों ने कॉटन को सिंडन बोला। क्योंकि क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे थी? सिंधु नदी के किनारे। ठीक, इसीलिए उन्होंने सिंधु को नाम दे दिया सिंडन, क्योंकि ये कपास की पहली बार इस्तेमाल कपास का किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा। ठीक है, इसीलिए ग्रीक्स ने क्या बोला इनको? सिंडन। क्लियर हुआ आपको ये? ठीक, तो ये था कृषि। कृषि में आपको इतने पॉइंट्स पर्याप्त हैं। सबसे पहले तो इनका मेन ऑक्यूपेशन या मुख्य जो क्रिया था वो कृषि थी। कृषि जो थी वो सरप्लस थी। सरप्लस को हिंदी में बोलते हैं अधिशेष। ठीक है, इसको अगर हिंदी में लिखना हो सरप्लस को, तो इसको बोला जाता है अधिशेष। ठीक, और जो मैंने सबसिस्टेंस लिखाया था, ठीक, सबसिस्टेंस को हिंदी में बोला जाता है निर्वाह। ठीक, तो निर्वाह कृषि और अधिशेष कृषि। अधिशेष कृषि यहां पर थी क्योंकि हमें यहां से अन्नागार मिल रहे थे। ठीक, और चूंकि इनकी जो स्थल थे वो नदी के बहुत किनारे थे, इस कारण से इनकी जो जमीन थी वो काफी उपजाऊ थी, अलावियल सॉइल थी। ठीक है, इसके अलावा हमें और भी सारे तथ्य मिले। मैंने आपको बताया सबसे पहली बार कपास, कॉटन का इस्तेमाल किसने किया? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। इसीलिए ग्रीक वालों ने इनको क्या बोला? कॉटन को सिंडन। क्लियर है? ठीक, तो ये था एग्रीकल्चर। ठीक, आपको समझ में आया पूरा पॉइंट्स? सारे पॉइंट्स नोट करते चलिएगा। अगला बात करें, अगली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। ठीक, या इसी को हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कहते हैं इंग्लिश में।
हिंदी में इसको बोला जाता है पशुपालन, पशुओं को पालना। ठीक, ये एनिमल हस्बेंड्री है या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, पशुओं को पालना। ठीक है, पशुपालन। ठीक, तो इनकी जो दूसरी आर्थिक गतिविधि हुआ करती थी वो था पशुपालन। ठीक, ये लोग कई पशुओं को पाला करते थे, मतलब इनके समय में कई सारे जानवर थे जिनको ये पालते थे। ठीक, अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये कौन कौन सा जानवर पालते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वो कौन कौन से जानवर थे जो ये पालते थे। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके पीछे का कारण क्या था, मतलब ये जो जानवरों को पालते थे तो उससे अपनी अर्थव्यवस्था का कैसे इनका सृजन होता था। तो सबसे पहले लिखिएगा, ये भैंस पाला करते थे, बफेलो। क्या पालते थे? भैंस पालते थे। ठीक, इसके अलावा ये हिरण भी पालते थे, डियर। ये क्या पालते थे? हिरण पालते थे। इसके अलावा बात करें, ये कैमल भी पाला करते थे, ऊंट भी पाला करते थे। याद करिए, ऊंट का साक्ष्य मिला था हमको। ठीक, इसके अलावा ये कुत्ता भी पालते थे, डॉग। ठीक है, डॉग। ठीक है, इसके अलावा ये बकरी भी पालते थे, गोट, बकरी। ठीक है, बकरी भी पालते थे। और ये भेड़ भी पालते थे, भेड़। भेड़ किस लिए? शीप। क्या पालते थे ये? भेड़, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शीप। ठीक, तो ये सारे जानवरों को ये पाला करते थे। ठीक, अब यहां पर नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, ये कौन कौन से जानवर नहीं पालते थे। मतलब कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सा जानवर नहीं पालते थे, क्योंकि प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जानवर है जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे या नहीं पालते थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक, तो पालने वाले तो आपको याद रखने हैं, लेकिन जो नहीं पाले जाते थे उसको ज्यादा याद रखना। ठीक, तो इन्हें तीन जानवर इन्होंने नहीं पाले थे। एक तो घोड़ा, घोड़े के बारे में इनको जानकारी नहीं थी, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके अलावा इनको गाय की जानकारी नहीं थी, गाय नहीं थी। ठीक, इसके अलावा यहां से शेर की भी जानकारी हमको नहीं मिली। ठीक, तो ये तीन ऐसे जानवर थे, ठीक, जिनको ये नहीं पालते होंगे या जिनके बारे में ये नहीं जानते, क्योंकि इनके बारे में कोई भी एविडेंस हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जगहों से नहीं मिला। ठीक, तो इससे स्पष्ट है कि ये लोग गाय को, घोड़े को और शेर को, इनके बारे में ये नहीं जानते थे। घोड़े का, हालांकि मैंने आपको बताया था कि घोड़े का साक्ष्य यहां से मिला था, घोड़े का जबड़ा मिला था। ठीक है, लेकिन उतना पर्याप्त एविडेंस नहीं है वो कि हम ये कह सकें कि ये घोड़े पालते थे। एक आधी साइट से घोड़े के बारे में पता चल जाने का मतलब ये नहीं है कि ये लोग घोड़े के बारे में जानते थे, क्योंकि अगर ये लोग घोड़े का सही तरीके से इस्तेमाल करते थे तो भाई घोड़े के कंकाल हमको मिलने चाहिए थे कई जगहों से। भाई सिंपल सी बात है ना कि आप कैसे ये समझ पाएंगे कि ये जानवर के बारे में ये नहीं जानते थे। तो ये इसी आधार पर समझ में आएगा ना कि भैया वहां से उनके कंकाल नहीं मिले। अब जब उनके कंकाल नहीं मिले तो जाहिर सी बात है कि वो ये समझ गए कि भाई वो नहीं जानते इसके बारे में। नहीं समझ रहे हैं? ठीक, तो एक घोड़ा, ठीक, दूसरा गाय और तीसरा शेर, लॉयन। मैंने बाघ की बात नहीं करी, टाइगर की बात नहीं की, मैंने बात करी है लॉयन की। ठीक, तो लॉयन के बारे में, हॉर्स के बारे में, ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें काऊ, ठीक है, गाय के बारे में, इन तीनों चीजों के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। ठीक है, ठीक, बस एक जगह से इनको घोड़े का जबड़ा मिला था। ठीक, वो जगह कौन सी थी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
ठीक, कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि मैं सारी साइट्स पढ़ा चुका हूं। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, घोड़े का जबड़ा हमको कहां से मिला था। ठीक है, जॉ ऑफ हॉर्स। ठीक, ये मैं पुरानी क्लासेस में बता चुका हूँ। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। ठीक, तो ये इनके बारे में नहीं जानते थे। अब देखिए इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब ये जो पशुपालन करते थे इसके पीछे का इनका वो क्या था, मतलब इनकी मंशा क्या थी, क्यों पाल रहे थे ये जानवरों को। तो सबसे पहले तो कृषि में मदद करने के लिए ये जानवर पाल रहे थे। ठीक, देखिए कृषि में हल वल चलाने के लिए आपको बैल वगैरह की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो ये बैल भी पालते थे, याद लिख लीजिएगा, ऑक्सन, बैल। ठीक है, ये बैल भी पालते थे। ठीक, अब आप जानते हैं कि कृषि में आपको बैल की जरूरत होती है खींचने के लिए। ठीक है, ठीक, या आपको सामान इधर से उधर ले जाना है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तब भी आपको जानवर की जरूरत पड़ेगी किसी न किसी। भाई किसी जानवर के पीछे एक आप वो बनाओगे, मतलब एक तरीके से जहां सामान रखा जाए, और फिर आप हाँक करके और जानवर को लेके जाओगे। आज भी लोग ऐसा करते हैं गांव वाँव में। ठीक, आपने बैलगाड़ी देखी है, घोड़ा गाड़ी देखी है, कौन खींचता है, जानवर ही तो खींचता है। ठीक, इसके अलावा इनके भी इस काम भी आ सकता था। तो एग्रीकल्चर, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, बैलगाड़ी। याद करिए इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिल रहे थे अपन को, एक जानवर खींचने वाली गाड़ी। इक्का गाड़ी का खिलौना मिला था अपने को, एस कार्ड, कॉपर एस कार्ड। ठीक, कहाँ से मिला था कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ठीक, तो ये कृषि के बारे में इसमें हेल्प हो रही थी। इसके अलावा यातायात में। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो दुग्ध उत्पादन, डेयरी प्रोडक्ट्स। भाई ये दूध वगैरह के भी प्रोडक्ट्स ले रहे होंगे, भाई दूध वगैरह भी ले रहे होंगे ना ये दुग्ध, तो दुग्ध उत्पाद इसके लिए भी होगा। ठीक, इसके अलावा मांस खाने के लिए, मीट के लिए, भाई गोट वगैरह जो पालते होंगे, बकरी वगैरह, तो इनके बच्चे बच्चे जब होते होंगे तो ये खा लेते होंगे उसको। ठीक है, तो बेसिकली इनके चार ऑस्पेक्टिव थे। एक तो कृषि में मदद मिलेगी, सामान को इधर से उधर ले जाना है तो उसमें बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी में काम आ जाएगा। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन में भी काम आएगा और मीट में भी काम आएगा, मतलब मांस खाने के लिए भी काम आएगा। ठीक है, तो ये था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, मतलब कि पशुओं को पालना। ठीक, कौन कौन से पशु पालते थे, याद रखिएगा इन तीन के बारे में बहुत जरूरी याद रखिएगा। ये लोग घोड़े के बारे में, गाय के बारे में और शेर के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ से इनके ना के बराबर कंकाल मिले। क्लियर। ठीक, तो ये था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक, तीसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो है उद्योग, इंडस्ट्री, उद्योग। ठीक, अब देखिए सबसे पहले तो उद्योग किसको कहा जाता है, इंडस्ट्री किसको बोला जाता है। देखिए अगर कोई चीज कहीं पर भी बनाई जा रही है, प्रोडक्शन हो रहा है उसका, ठीक, उसको उद्योग कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोग बिस्किट खाते हैं। ठीक, बिस्किट को कोई ना कोई कंपनी बना रही होगी। ठीक, रैपर में लिखा रहता है, आप कभी चेक करिएगा, मैन्युफैक्चर्ड बाय, रैपर में लिखा रहता है। ठीक, तो जो बिस्किट बना रही होगी वो कंपनी, ठीक, तो वो कंपनी क्या कर रही है, बिस्किट बना रही है, मतलब क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। बिस्किट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, प्रोडक्शन बहुत सारी चीजों का होता है, उत्पाद बहुत सारी चीजों का होता है। तो अगर कोई भी किसी चीज का उत्पाद कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, उसको उद्योग या इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक, तो उद्योग समझ में आया आपको, कोई भी चीज जो कोई भी बना रहा है, कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक, तो उसको क्या कहा जाएगा, इंडस्ट्री या उद्योग। ठीक, अब हमें सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन से उद्योग के साक्ष्य मिले, हमें ये देखना है। हमें ये देखना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या उद्योग था, और अगर था तो इसके तथ्य कहाँ है,
इस कैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ उद्योग था। याद करिए, एक जगह मैंने आपको बताई थी चानुदारो, ठीक है, यहां से हमको बीड मेकिंग इंडस्ट्री मिल रही थी। बीड मेकिंग इंडस्ट्री मतलब मनका निर्माण उद्योग। बीड मेकिंग इंडस्ट्री मिल रही थी हमको चानुदारो से, ठीक, मनका बनाने की फैक्ट्री, ठीक। मनका क्या होता था, यहां पर क्या चीज बनाई जाती थी, मैंने आपको बताया था, मोती, ठीक है, आज जिसे मोती कहते हैं, ठीक। तो मोती बनाने का कारखाना यहाँ पर चानुदारो से मिला है, बीड मेकिंग इंडस्ट्री। इसके अलावा याद करिए यहां से टॉय मेकिंग इंडस्ट्री भी मिली थी, ठीक है, खिलौने, खिलौना निर्माण उद्योग, टॉय मेकिंग इंडस्ट्री, खिलौना निर्माण उद्योग, ठीक। अब देखिए हम किस आधार पर ये कह रहे हैं कि यहां पर उद्योग रहा। भाई उद्योग का भी कोई साक्ष्य देना पड़ेगा, हमने कैसे बोल दिया कि ये उद्योग है, ठीक, क्योंकि वहां पे खुदाई करने पर, ठीक, बहुत सारे मनके मिले, ठीक, और जब यहाँ पे और खुदाई की गई तो बहुत सारे यहाँ पर खिलौने मिले, ठीक। अब खिलौने बहुत सारे कहाँ मिलेंगे भाई, जहां उद्योग होगा वहीं मिलेंगे ना, ठीक। बहुत सारे मनके कहाँ मिलेंगे, जहां उद्योग होगा वहीं मिलेंगे। तो इस आधार पर यह कहा गया कि चानुदारो में हो ना हो, मनका की एक उद्योग बनाने का, निर्माण बनाने का उद्योग और खिलौने टॉय मेकिंग इंडस्ट्री, इनका उद्योग यहां पर रहा, ठीक। तो बीड मेकिंग इंडस्ट्री और टॉय मेकिंग इंडस्ट्री ये हमको कहां से मिले हैं, उद्योग चानुदारो से। इसके अलावा मैंने आपको बताया था यहां पर आपको मिट्टी के बर्तन बहुत सारे मिले हैं, पोट्री जिसे कहा जाता है, पोट्री मेकिंग, मतलब इसको क्या बोला जाता है, मृद भांड निर्माण, ठीक, निर्माण, ठीक। तो मृद भांड निर्माण, पोट्री मेकिंग यहां से मिली है। भाई इतने सारे हमको मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तो मिट्टी के बर्तन बन रहे होंगे ना कहीं, ठीक, आसमान से तो नहीं उतर के आते मिट्टी के बर्तन। भाई मिट्टी का जो बर्तन है वो बन रहा होगा, अगर मिल रहा है तो मतलब वो कहीं ना कहीं निर्माण उसका हुआ होगा। तो पॉटरी मेकिंग यहां से मिला है। और यहां से आप याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कौन से यहां पर बर्तन मिले हैं, पॉटरी मिली है, याद रखिएगा, ब्लैक रेड पेंटेड वेयर, ब्लैक रेड पेंटेड वेयर, हिंदी में लिख लीजिए काले लाल चित्रित मृद भांड, काले लाल चित्रित मृद भांड, ब्लैक रेड पेंटेड वेयर्स, पॉटरी यहां से मिली है, ठीक। याद करिए पोट्री बनाना या कहें मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत कहां से हुई थी, याद करिए, मैंने पहले बताया था आपको, याद होगा स्टोन एज में जो सबसे लास्ट वर्ड था नियोलिथिक एज, ठीक, उसी समय पर पॉटरी बनाना शुरू हुआ था। और याद करिए उस समय पर कौन सी पॉटरी बनाई जाती थी, ओकरे कलर्ड पॉटरी, गेरुए रंग के मृद भांड, ओकरे, OCHRE, ओकरे कलर्ड पॉटरी, OCP, याद करिए, मैंने आपको नियोलिथिक एज में बताया था।
इसके बाद आया था चैल्कोलिथिक एज, ताम्र पाषाण काल। और मैंने इसमें भी आपको बताया था, इसमें जो पॉटरी बन रही थी, सबसे पहली बात तो जो पॉटरी थी वो चाक पे बनना शुरू हो गई थी। चाक मतलब समझते हैं आप, व्हील। ठीक है, चाक का मतलब क्या होता है, व्हील। ठीक है, तो चाक पे बनना शुरू हो गई थी। ठीक, पॉटर व्हील आपने देखी होगी, इसको बोलते हैं चाक पे बनना। तो जो चाक पे बनने वाली थी, ठीक है, और चैल्कोलिथिक एज में जो था वो था ब्लैक रेड वेयर, BRW पॉटरी हुआ करती थी। ठीक, और यहां पर अगर आप देखें तो क्या चेंज हो गया, काला लाल तो है, बस क्या हो गया, चित्रित मृद भांड। मतलब इनके मृद भांड मिट्टी के बर्तन और चैल्कोलिथिक एज के मिट्टी के बर्तन में सिर्फ इतना फर्क है कि इनमें कई सारी चित्रकारी करी गई है मटके पे या जो भी बर्तन है उसके। ठीक है, चित्रकारी कहाँ करी गई है, हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में। इसीलिए इनका नाम बदल के ब्लैक रेड पेंटेड वेयर हो गया, काले लाल चित्रित मृद भांड। क्लियर है ये? ठीक, तो यहाँ पर पोट्री एक तो, ठीक है, तो चानुदारों से हमको मनका बनाने का उद्योग मिला, खिलौने बनाने का उद्योग मिला, और हमें जगह जगह से पॉटरी मिली है, काले लाल चित्रित मृद भांड मिले हैं। ठीक है, तो मतलब इनको भी कोई ना कोई तो बना रहा होगा, बिना बने कैसे मिल जाएंगे, कोई ना कोई तो बना रहा होगा। इसके अलावा आप याद करिए, यहाँ पर आपको वस्त्र उद्योग भी मिल रहा था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी मिल रही थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हिंदी में बोलते हैं इसको वस्त्र उद्योग। ठीक है, तो वस्त्र उद्योग मिल रहा था। भाई हमको जब यहां से सूती कपड़ा, कॉटन के कपड़े, वूलन ऊनी कपड़ा, अगर भाई ये मिल रहा है तो कोई तो बना रहा होगा ना इस कपड़े को। भाई कपड़ा कौन बनाता है, वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाती है। ठीक, आज जो हम ये कपड़े पहन रहे हैं, कपड़े कौन बनाता है, इंडस्ट्री बनाती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाती है, वस्त्र उद्योग बनाता है। तो भाई उस टाइम के अगर हमें वस्त्र मिल रहे हैं, चाहे वो सूती वस्त्र हो या हमें ऊनी वस्त्र हो, मोहनजोदाड़ो से हमें एक चाकू मिला जिस जो सूती कपड़े से लिपटा हुआ था, तो वो कपड़ा किसी ने तो बनाया होगा। तो इसका मतलब कपड़ा बनाने का उद्योग होगा वहां पे। भाई कपड़ा मिल रहा है, इसका मतलब कि कपड़ा बनाने का उद्योग होगा, वरना कपड़ा कहाँ से बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां पर होगी, वस्त्र उद्योग। क्यों, क्योंकि हमको सूती कॉटन के और ऊनी वूलन के कपड़े हमको मिले हैं। मोहनजोदाड़ो से तो हमें एक चाकू मिला है जो सूती कपड़े से बंधा हुआ। क्लियर है? ठीक, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी यहाँ पर थी। ठीक, यहाँ तक पॉइंट्स नोट कर लिए आपने? ठीक, यहाँ तक नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़े। ठीक, फोटो खींच लीजिए, या इसको मैंने आपको बार बार बोला है, इसको कॉपी में नोट करते चलिए। ठीक है, कॉपी में इससे आपके बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे और एग्जाम टाइम पे आपको यही नोट्स आपके लिए वरदान साबित होंगे। ठीक है, तो उद्योग हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके अलावा यहाँ से हमको, ठीक, हमें यहाँ से मेटलर्जी के भी साक्ष्य मिले हैं, मतलब धातु उद्योग भी यहाँ से मिला है। मेटलर्जी, इसका मतलब होता है धातु उद्योग। उद्योग मतलब कि मेटल से, धातु से बनाने का कारखाना, चीजें बनाने का कारखाना। ठीक, अब आप याद करिए, मैंने आपको बताया था मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये नोट कर लीजिए कि ये कौन कौन से धातु का इस्तेमाल करते थे। तो ये ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे, कांसा। इसके अलावा ये कॉपर का इस्तेमाल करते थे, तांबा। ठीक, इसके अलावा ये गोल्ड का इस्तेमाल करते थे, सोना। ऑर्नामेंट्स देखे होंगे आपने इनके।
मैंने आपको बताया था ना, इनके सोने के आभूषण मिल रहे थे, और ये सिल्वर का इस्तेमाल करते थे, चांदी का। यहाँ से बहुत सारी चीजें हमको चांदी की भी मिली। तो ये सोना, चांदी, कांसा और तांबा, इनका इस्तेमाल करके ये चीजें बनाया करते थे। ठीक, और इसी को धातु उद्योग या मेटलर्जी कहा जाता है। अब आप एक चीज देखें कि यहाँ से हमको मिला क्या क्या है साक्ष्य, जिस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर धातु उद्योग होता होगा। आप याद करिए, मोहनजोदाड़ो से हमको एक कांसे की ब्रॉन्ज मेड डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली। कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति ये हमको मिली है वहां से। कांसा क्या है? मेटल, धातु है भाई, धातु का इस्तेमाल कर रहे होंगे ना वो, तभी तो ये बना। ठीक, तो मोहनजोदाड़ो में क्या मिला? ब्रॉन्ज मेड डांसिंग गर्ल। इसके अलावा हमको बहुत सारे आभूषण मिले हैं यहाँ से। भाई कब्रों से क्या मिल रहा था हमको? आभूषण मिल रहे थे। अब वो आभूषण सोने के भी थे, मिट्टी के भी थे, तो जिसकी जैसी हैसियत थी उस हिसाब से उसके कब्र में वैसे मिल रहे थे। इसके अलावा हम बात करें, हमको यहाँ से वेपन्स भी मिल रहे थे। भाई हथियार मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे थे? और हथियार किसके बन रहे थे? धातु के बन रहे थे। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको बताया मूर्तियां मिल रही थी यहाँ से, स्कल्पचर्स मिल रहे थे। ठीक, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको बहुत सारे टूल्स मिले, उपकरण मिले। ठीक, तो लिख लीजिएगा, ऑर्नामेंट्स को क्या बोलते हैं? आभूषण। ठीक, वेपन्स को क्या बोलते हैं? हथियार। हिंदी में लिखवा रहा हूं, हथियार। स्कल्पचर्स को क्या बोलते हैं? मूर्ति। और टूल्स को क्या बोलते हैं? उपकरण। तो हमें यहाँ से बहुत सारे उपकरण, हमें यहाँ से बहुत सारे आभूषण, हमें यहाँ से हथियार और मूर्ति मिल रहे हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये लोग धातु उद्योग करते होंगे, मतलब धातु से ये चीजें बनाते होंगे, मेटल से। ठीक है, तो इसीलिए इसके साक्ष्य कहा जा सकता है कि यहाँ पे धातु उद्योग भी होता होगा। ठीक, इसके अलावा आपको एक और पॉइंट नोट करने की जरूरत है। हमें यहां से सील मिली है, मोहर मिली। अब मोहर भी तो किसी न किसी कारखाने में बन रही होगी। हमें यहां से मोहर निर्माण उद्योग भी मिला है। ठीक है, ये सब हमें साक्ष्य जो मिले हैं उस आधार पर हम कह रहे हैं उद्योग। भाई इतनी मोहरें मिल रही हैं, ठीक, तो मोहर मिल रही है तो भाई मोहर कहीं तो बन रही होगी, बिना बने कैसे मोहर मिल जाएगी भाई? तो मोहर का निर्माण कहीं ना कहीं तो हो रहा होगा। और आप याद करिए, इनके समय में जो मोहर मिल रही है, ठीक है, वो किस शेप की मिल रही है? सिंधु घाटी सभ्यता से, मैंने आपको बताया था, रेक्टेंगुलर। ठीक है, रेक्टेंगुलर को हिंदी में बोलते हैं आयताकार। ठीक, रेक्टेंगुलर, आयताकार, या हम कहें स्क्वायर भी शेप की मिल रही है। स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्गाकार। ठीक है, तो आयताकार और वर्गाकार, इस जो शेप है, इन शेपों के मोहर हमको मिल रही। ठीक, इसके अलावा ये पॉइंट आप और नोट करिए, ये बनी किसकी है? ज्यादातर जो मोहर हमको मिल रही है ये स्टेटाइट की बनी हुई है। स्टेटाइट को हिंदी में बोलते हैं शैल खड़ी। शैल खड़ी, स्टेटाइट को हिंदी में बोला जाता है शैल खड़ी। ठीक है, तो यहां से हमको जो सील मिल रही है या जो मोहर मिल रही है वो किसकी बनी है? शैल खड़ी की। ज्यादातर ज्यादातर मोहर किसकी मिल रही है? शैल खड़ी की, स्टेटाइट की। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेटाइट की ही इस्तेमाल किया जा रहा है मोहर बनाने में। ठीक है, आपको कॉपर सील भी मिली है। ठीक है, कॉपर की भी सील मिली है आपको, मतलब मेटेलिक सील भी मिली है, धातु की भी। याद करिए, लोथल से हमको कौन सी सील मिली है? कॉपर सील मिली है, पढ़िएगा पीछे, मैं एक एक पॉइंट लिखाया हुआ हूँ।
कॉपर सील मिली है। इसके अलावा हमको यहाँ से एक पर्शियन सील भी मिली है, पारसी की सील मिली है। ठीक। इसके अलावा बात करें तो हमको याद करिए मोहनजोदाड़ो से पशुपति की सील मिली है। ये सब क्या है, तथ्य हैं। पशुपति सील। ठीक। तो हमें ये सारी मोहरें मिली। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मोहर निर्माण का उद्योग भी रहा, जहां मोहरें बनाई जाती हैं, क्योंकि इतनी मोहरें मिली हैं मतलब वो कहीं ना कहीं तो बनाई जाती होगी। ठीक। तो यहां तक आपको समझ में आया। ठीक है, तो ये था इंडस्ट्री, उद्योग। अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रेड, व्यापार। अगली जो इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, उद्योग हो गया। ठीक। अब जो अगला हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रेड, ये व्यापार। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, व्यापार। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये ट्रेड या व्यापार होता क्या है। देखिए जब भी कभी एक बायर और एक सेलर होता है तो उनके बीच में जो एक्टिविटी होती है उसको ट्रेड कहते हैं। मैंने क्या बोला, फिर से ध्यान से समझिएगा। एक बायर मतलब एक बेचने वाला, और दूसरी तरफ एक सेलर, सॉरी आई एम सॉरी, एक तरफ बायर मतलब खरीदने वाला और दूसरी तरफ सेलर मतलब बेचने वाला। अगर ये दोनों लोगों के बीच में जो आर्थिक गतिविधि होती है उसी को व्यापार या ट्रेड कहते हैं। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जब मैं आपको उद्योग पढ़ा रहा था कि कोई कंपनी है जो बिस्कुट बनाती है, कोई कंपनी है जो बिस्कुट बनाती है। क्या हम उस कंपनी से जाके बिस्किट खरीदते हैं क्या? नहीं। हम कहाँ जाते हैं? हम दुकान में जाते हैं। दुकान में वो बिस्किट रहता है, हम उसको पैसा देते हैं और बिस्किट खरीदते हैं। ठीक। क्या उस दुकान वाले ने उस बिस्किट का प्रोडक्शन किया था? उसको बनाया दुकान वाले ने था? नहीं। उसने सिर्फ हमको बेचा। ठीक। तो हम बायर थे, हम खरीदना था, और वो सेलर था, उसे बेचना था। तो हम दोनों के बीच में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है इसी को व्यापार कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। ठीक है। तो जब भी कभी एक बायर मतलब खरीदने वाला, खरीदने वाला मतलब एक तरीके से इसको खरीदार भी कह सकते हैं, और एक सेलर बेचने वाला, बेचने वाला। तो जब भी कभी एक खरीदार और एक बेचने वाला होता है तो उन दोनों के बीच में जो आर्थिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इसी को बोलते हैं ट्रेड, या हम कहेंगे व्यापार। ठीक। आप जितना भी देखिए ट्रेड का मतलब ही यही होता है, आप कोई सामान बेच रहे हैं किसी को और वो आपसे सामान खरीद रहा है, या आप किसी से सामान खरीद रहे हैं और उसके एवज में आप, तो खरीदना और बेचना, अगर ये आर्थिक गतिविधि किसी के बीच हो रही है मतलब उसको व्यापार या ट्रेड कहते हैं। ठीक। जैसे हमारे जितने भी दुकानदार हैं जो दुकानों में सामान बेचते हैं, ठीक, वो व्यापारी है, वो उद्योगपति नहीं। आपको फर्क समझ में आ रहा है इंडस्ट्री और ट्रेड में? जितने भी दुकानदार आपको बाजार में दिखते हैं उनको व्यापारी कहा जाता है। क्लियर हो रहा? ठीक। तो उनको क्या बोला जाता है, व्यापारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास जो सामान है, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता है, उनको पैसे देता है, उनसे सामान खरीद लेता है, इसको कहते हैं व्यापार। कोई भी उनको उद्योगपति कहता है क्या?
वो उद्योगपति नहीं है, क्योंकि वो उद्योग नहीं कर रहे, वो सिर्फ सामान बेच रहे हैं। बात समझ में आ गई आपको? तो आपको व्यापार और उद्योग दोनों में फर्क समझ में आया, ट्रेड और इंडस्ट्री में। ये बहुत बड़ा फर्क है। अब जो व्यापार होता है या ट्रेड जिसे हम कहते हैं, वो दो तरीके का व्यापार होता है। एक होता है इंटरनल ट्रेड, जिसको हम कहते हैं आंतरिक व्यापार, और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड, जिसको हम कहते हैं बाह्य व्यापार हिंदी में। ठीक। तो एक होता है इंटरनल ट्रेड आंतरिक व्यापार, और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड बाह्य व्यापार। देखिए, इंटरनल ट्रेड मतलब आंतरिक व्यापार। देखिए, मान लीजिए कि मैं कोई सामान बनाता हूं, ठीक है, मैंने कोई सामान मेरे पास है, और मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं, लेकिन मैं अपना सामान उत्तर प्रदेश में जाके बेचना चाहता हूं। मतलब मेरा सामान जो है वो मध्य प्रदेश से कहां जा रहा है? उत्तर प्रदेश, उदाहरण के तौर पे देख रहा हूं। तो ये कौन सा ट्रेड हुआ? ये हुआ इंटरनल ट्रेड। क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, सब हैं तो भारत के अंदर ही। भारत में किसी भी राज्य में जाके अगर आप व्यापार कर रहे हैं, तो वो आंतरिक व्यापार है। क्योंकि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल तक जितना भी क्षेत्र है, सब भारत है। इवन आप लक्षद्वीप चले जाइए, अंडमान निकोबार में जाके कोई सामान बेचिए, खरीदिए, तो वो भी इंटरनल ट्रेड है, क्योंकि वो भी इंडिया का पार्ट है। बात समझ रहे हैं? लेकिन वही हम अपना सामान जाके नेपाल में बेचें, या यूरोप में जाके लंदन में बेचें, या अमेरिका में बेचें, या हम वहां से कोई सामान खरीद के लाएं बाहर से, इसको बोलेंगे बाह्य व्यापार, एक्सटर्नल ट्रेड। क्योंकि वो भारत की सीमा के बाहर आप कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, भारत की सीमा के बाहर। तो आपको समझ में आया आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर इनका बाह्य व्यापार बेसिकली तीन सभ्यताओं के साथ होता था। मैंने आपको बताया था, सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन तीन सभ्यताएं थी। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। इसके अलावा मिस्र की सभ्यता थी, इजिप्शियन। और इसके अलावा चाइनीज की सभ्यता थी, चाइना में जो थी। मेसोपोटामिया कहाँ था? ईरान में। इजिप्शियन कहाँ था? इजिप्ट में। और चाइनीज कहाँ था? चाइना में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बाह्य व्यापार होता था, वो इन्हीं तीन सभ्यताओं के साथ होता था, क्योंकि यही तीन सभ्यता इनकी समकालीन सभ्यता है। ठीक। अब इनका ट्रेड होता था एक्सटर्नल, इसका सबूत कहां से मिल रहा है? मतलब इसका तथ्य, एविडेंस कहां है? तो मैंने आपको बताया था, मेसोपोटामिया में हमको एक अभिलेख या इंस्क्रिप्शन मिला है। याद करिए, हमको एक अभिलेख या इंस्क्रिप्शन मिला था। देखिए, किसी भी चीज पर अगर कोई पुरानी इतिहास की बात लिखी हुई है, मतलब वो अभिलेख होगा, इंस्क्रिप्शन होगा। बात समझ रहे हैं? मतलब अगर किसी में कोई भी चीज लिखी हुई है, मतलब वो क्या होगा? इंस्क्रिप्शन होगा, अभिलेख होगा। क्लियर होगा? तो मेसोपोटामिया में एक अभिलेख मिला था, मैंने आपको बताया था, अक्कड़ अभिलेख। अक्कड़ नाम की जगह पे मिला था, इसीलिए इसको अक्कड़ अभिलेख कहा गया था, अक्कड़ इंस्क्रिप्शन। और आप याद करिए, ये किसके समय पे था? तो इस टाइम के राजा थे जिनका नाम था सारगोन।
इसीलिए इसको सारगोन इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, इसको सारगोन अभिलेख भी कहते हैं। याद करिए, मैंने बताया। तो इसमें ये चीज लिखी है अभिलेख में कि मेसोपोटामिया के लोग व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, किन किन के साथ। तो इसमें 3 नाम लिखे हैं, याद करिएगा। दिलमन, मागन और मेलुहा। याद करिए, मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता की नाम में एक और नाम बताया था, मेलुहा की सभ्यता, क्योंकि इनको मेलुहा कहा गया था मेसोपोटामिया के अभिलेख में। और इसमें यह बताया गया कि मेसोपोटामिया के लोग दिलमन, मागन और मेलुहा के लोगों के साथ व्यापार करते थे। ये इस अभिलेख में लिखा हुआ है। तो इस अभिलेख से यह प्रूफ होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, ये अपना व्यापार मेसोपोटामिया के साथ करते थे। और सिर्फ यही एक एविडेंस नहीं है, मेसोपोटामिया की खुदाई में हमको सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें मिली हैं। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर मिली है। तो हमारी मोहर वहां क्या कर रही थी भाई? ठीक। तो मोहर जो है, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर है, तो वो वहां क्या कर रही थी? जाहिर सी बात है, वहां व्यापार हो रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता का कोई व्यापारी अपना सामान उसने मेसोपोटामिया में भेजा होगा और उसने अपनी मोहर लगा के भेजा होगा। भाई, मोहर क्या होती है? मोहर एक तरीके से उस व्यापारी का पहचान पत्र है कि भाई ये डब्बा है। जैसे ये डब्बा है, मान लीजिए ये एक डब्बा है, इसको हमने बाहर भेजा और इसमें हमने अपनी मोहर लगा के भेजा। मान लेते हैं हमारी मोहर है, मतलब ये डब्बा हमारा है क्योंकि हमारी इसमें मोहर लगी है। बात समझ रहे हैं आप? आज की डेट में भी जो भी व्यापार होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो उसमें सील लगाई जाती है कंपनी की कि भैया ये हमारा सामान है। बात समझ में आ रही है? तो उस समय पर भी ये जो सील वगैरह है, ठीक है, ये वहां से सिंधु घाटी सभ्यता की सील हमें मेसोपोटामिया से मिल रही है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हमारा उनके साथ व्यापार चलता था। क्लियर हुआ? तो मेसोपोटामिया के साथ हमारा व्यापार चलता था। ठीक। और जैसा मैंने आपको इंटरनल ट्रेड बताया, इंटरनल ट्रेड मतलब आपसी शहरों में सभ्यता के विभिन्न नगरों में आपस में जो व्यापार हो रहा था। जैसे मान लीजिए हड़प्पा का कोई व्यक्ति है, वो मोहनजोदाड़ो में जा रहा है अपना सामान बेचने। ये कौन सा ट्रेड हुआ? या चानुदारो में जा रहा है या लोथल में जा रहा है, तो ये क्या है? ये इंटरनल ट्रेड है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा के अंदर वो व्यापार कर रहा है। भले ही वो किसी भी शहर में करे, मेसोपोटामिया का व्यक्ति चला जाए हड़प्पा में, वहां व्यापार करे, चानुदारो में चला जाए, लोथल का व्यक्ति कहीं और चला जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? इंटरनल ट्रेड। ठीक। अब एक्सटर्नल ट्रेड में 2 चीजें होती हैं। ठीक। आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल ट्रेड में 2 चीजें होती हैं। ये देखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा सारे पॉइंट्स। जितना भी मैंने लिखाया है सब नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज। अब आ जाता है एक्सटर्नल ट्रेड, बाह्य व्यापार। अब एक्सटर्नल ट्रेड में 2 चीजें होती हैं जो आज की डेट में भी होती हैं। एक होता है एक्सपोर्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निर्यात। हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्यात। और एक होता है इंपोर्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है आयात। तो एक होता है निर्यात, एक्सपोर्ट, और दूसरा होता है आयात, इंपोर्ट। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता में भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ करता था।
अब आप समझ लीजिए एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। जब भी कभी कोई सामान अगर हमारे देश में बना है, कोई भी सामान अगर वो हमारी टेरिटरी में बना है और अगर हम उसको बाहर बेच रहे हैं जाके, ठीक, तो उससे हमारे देश को पैसा आ रहा है। भाई हम अपना सामान बना के अपने देश में विदेश में जाके किसी को भेजे बेचेंगे, वो हमको पैसा देगा ना, तो यहाँ पैसा आ रहा है। ठीक, तो इसको बोला जाता है एक्सपोर्ट। जब आप अपना बनाया हुआ सामान विदेश में जाकर के बेच रहे हैं और उससे आपको पैसा मिल रहा है, इसको कहा जाता है एक्सपोर्ट निर्यात। इसको कहते हैं एक्सपोर्ट करना। अब बात करें इंपोर्ट की। अब कई ऐसे सामान हैं जो हमारे देश में नहीं बनते, वो हमें दूसरे देश से खरीदने होते हैं। मतलब जो दूसरे देश का व्यापारी होगा उससे हम खरीदेंगे। ठीक, अब जब हम उससे खरीदेंगे तो हमें उसको पैसा देना पड़ेगा। तो जब हम विदेश से कोई सामान खरीदते हैं और उस एवज में हम उसको पैसा देते हैं, इसको कहा जाता है इंपोर्ट, आयात। ठीक, सिंपल भाषा में हमारी टेरिटरी से सामान बन के अगर हम बाहर बेच रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट है, और अगर बाहर का सामान हम खरीद रहे हैं तो वो इंपोर्ट है। तो निर्यात और आयात समझ में आया आपको। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी कुछ ना कुछ निर्यात करते होंगे। भाई ट्रेड कर रहे हैं, इसके साक्ष्य मिल गए। भाई वो बाहर मेसोपोटामिया से व्यापार कर रहे हैं, इसके साक्ष्य मिले ना हमको। उनके इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, उनके अभिलेख में लिखा है। वहां से हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें मिली। ये प्रूफ करता है कि हम उनके साथ बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे। अब हम कौन कौन सी चीजें आयात करते थे और कौन कौन सी चीजें निर्यात करते थे, ये पॉइंट नोट करना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे आयात, इंपोर्ट। हम क्या क्या इंपोर्ट किया करते थे। ठीक, एक एक करके नोट करते जाइएगा, और कहां से ये सामान मंगाया करते थे वो भी नोट करिएगा। आयात का मतलब कहीं ना कहीं से आप सामान मंगाते हैं, तो कहां से मंगाया जाता था वो करिएगा। सबसे पहले है सोना, गोल्ड। गोल्ड को हिंदी में बोलते हैं सोना। ठीक, ये हमें कहां से मिलता था, तो ये हमें मिलता था कोलार गोल्ड माइंस, कर्नाटका। कोलार सोने की खान कर्नाटका में। देखिए आज की डेट में भी सबसे ज्यादा सोना कर्नाटका से मिलता है आज की डेट में। उस समय भी सोने का इंपोर्ट कहां से कराया जाता था, कोलार गोल्ड माइंस, कर्नाटका। ठीक, क्लियर है। ठीक, तो ये गोल्ड है। इसके बाद बात करें कॉपर। कॉपर को हिंदी में बोलते हैं तांबा। ठीक, तांबे की जरूरत इनको पड़ती थी। भाई ये किसका इस्तेमाल करते थे, कांसे का इस्तेमाल करते थे ना। कांसा किससे बनता था, तांबे और टिन से। तो तांबा ये कहीं से तो लाते होंगे। तो आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा तांबा कहाँ से मिलता है, खेतरी माइंस, राजस्थान। खेतरी माइंस, राजस्थान। ठीक, तो कॉपर, या हम बात करें तांबा, कहाँ से मिलता था, खेतरी माइंस, राजस्थान से। इसके बाद अगला बात करें, अगला है टिन। ठीक है, या हम सिल्वर कहें। टिन मैंने आपको बताया था भाई, तांबे को टिन के साथ मिला के ही कांसा बनता है। कॉपर और टिन मिला के क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। मतलब ये टिन भी कहीं ना कहीं से मंगाते होंगे। इसके अलावा सिल्वर, चांदी। चांदी भी ये कहीं ना कहीं से मंगाते होंगे। तो ये कहाँ से मंगाते थे, तो ये दोनों चीजें ये मंगाते थे मेसोपोटामिया से।
ठीक, ये तीन दोनों चीजें कहाँ से मंगाते थे? टिन और सिल्वर, मतलब टिन और चांदी, ये मंगाते थे मेसोपोटामिया से। इसके अलावा ये और एक चीज मंगाया करते थे, शिलाजीत। ठीक, शिलाजीत। ठीक है, इसको हिंदी में भी शिलाजीत ही लिखेंगे आप। ये पहाड़ों से मंगाया करते थे, हिमालयन से। आज भी पहाड़ों से रिस के क्या निकलता है? शिलाजीत निकलता है आज भी। आप चले जाइए पचमढ़ी, पचमढ़ी में पहाड़ियों से आज भी रिस के जो निकलता है वो शिलाजीत है। ठीक, तो ये इनके समय में भी हिमालय से ये क्या मंगाते थे? शिलाजीत। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मंगाते थे लापिस लौजली। लापिस लाउजली, ठीक है, इसको बोलते हैं लाज व्रत मणि। लाज व्रत, व्रत मणि, लैपज लजुली, इसको बोलते हैं लाज व्रत मणि। ये मिलता था अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान में एक जगह है बदख्शान। अफगानिस्तान में एक जगह है बदख्शान, वहां से इनको मिलता था लापिज लौजली। लजली, लापिज लाउजली बेसिकली क्या है? एक तरीके का नीले रंग का पत्थर है, ब्लू स्टोन, मतलब एक तरीके का प्रीसियस स्टोन है, नीला पत्थर इसको कहते हैं। ठीक, आजकल आपने देखा होगा कई सारे प्रीशियस स्टोन लोग अपने हाथों में, अंगूठी में पहनते हैं, कीमती पत्थर जिसको कहा जाता है। तो ये लैपिज लाउजली जो था, ये एक नीला पत्थर था जो अफगानिस्तान बदख्शीन से मिलता था। इसके अलावा एक लाल पत्थर भी मिलता था जिसका नाम था गोमेद। ये भी एक एक्सपोर्ट आता था। गोमेद कहाँ से मिलता था? रेड स्टोन, ये लाल पत्थर था गोमेद। ठीक है, ये कहाँ से मंगाया जाता था? ये मंगाया जाता था गुजरात से। कहाँ से मंगाया जाता था? गुजरात से। तो गुजरात के गोमत से लाल पत्थर मंगाया जाता था। ठीक, तो ये सारी चीजें ये इंपोर्ट किया करते थे। मतलब ये पॉइंट नोट करके रखिएगा, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें मंगाई जाती थी, ये सारे पॉइंट्स नोट करके रखिए। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की। अब ये क्या क्या निर्यात करते थे? ठीक, तो निर्यात क्या क्या करते थे? तो गेहूं, वीट, बार्ले, जौ। ठीक, इसके अलावा बात करें राइस, चावल। इसके अलावा आइवरी टूल, हाथी दांत उपकरण, हाथी दांत के उपकरण। ठीक, हाथी दांत के उपकरण। आपने एक कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ये कहावत आपने सुनी होगी। तो जो दांत हाथी के बाहर आपको नजर आता है वही है हाथी दांत, आइवरी टूल उसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, वो उससे खाना नहीं खाता है, खाना खाने के लिए उसके दांत अंदर हैं, वो दिखाने के दांत हैं, इसीलिए कहा जाता है हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। आइवरी टूल। इसके अलावा बात करें कॉटन, कपास। चूंकि हम कपास का इस्तेमाल करने वाले सबसे पहले थे, तो हम क्या करेंगे? कॉटन को निर्यात करेंगे। तो ये सारी चीजें हम क्या किया करते थे? एक्सपोर्ट किया करते। ठीक, तो समझ में आया क्या क्या हम एक्सपोर्ट किया करते थे? गेहूं, चावल, जौ, हाथी दांत के उपकरण। ठीक, इसके अलावा कॉटन, कपास। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज भी हम एक्सपोर्ट किया करते थे, प्रीशियस वुड। प्रीशियस वुड का मतलब होता है कीमती लकड़ी, कीमती लकड़ी। ठीक, तो कीमती लकड़ी, प्रीशियस वुड, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें समझ में आई आपको। इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ में आया, आयात क्या होता है, निर्यात क्या होता है,
कहाँ कहाँ से हम क्या क्या आयात करते थे, ये समझ में आ गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा व्यापार ट्रेड। ठीक है, ये हो गया हमारा व्यापार ट्रेड। ठीक, अगली हेडिंग डालिए। ये पॉइंट्स नोट कर लिए आपने ट्रेड पे, सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। कहाँ से एविडेंस मिला है ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगला है मोड ऑफ एक्सचेंज। हिंदी में इसको बोलते हैं विनिमय का माध्यम। देखिए, मोड ऑफ एक्सचेंज या विनिमय का माध्यम क्या होता है। आज हमें अगर कोई भी सामान खरीदना है तो हम दुकान में जाते हैं, दुकानदार हमको सामान देता है, और दुकानदार हमसे लेता क्या है? मनी, पैसा। आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमको अगर 500 का कोई सामान लेना है तो हम 500 का नोट निकाल करके दुकानदार को देंगे और वो सामान हमको दे देगा। ठीक है, आजकल का जमाना डिजिटल पेमेंट का हो गया। अब तो 10 रुपए का सामान भी लोग गूगल पे या फोन पे करते हैं या पेटीएम करते हैं। इसको बोलते हैं डिजिटल करेंसी। तो आज विनिमय का माध्यम या मोड ऑफ एक्सचेंज या तो आपके पास नोट हो, कैश हो, और या फिर आपके पास गूगल पे हो, जी पे हो, फोन पे हो या पेटीएम। तो इस आधार पर आज की डेट में जो विनिमय का माध्यम बना, थोड़ा सा पीछे आप जाएं तो उस समय पर जब आप इतिहास में पढ़ेंगे, सिक्के चला करते थे। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, कांसे के सिक्के। हम पढ़ेंगे इतिहास में आगे, सिक्के चला करते थे। जब नोट नहीं था, पेपर करेंसी नहीं आई थी उस समय, उससे पहले। ठीक, तो ये सब ये अलग अलग समय पर विनिमय का माध्यम रहा है, मोड ऑफ एक्सचेंज। पहले सिक्के वगैरह चलते थे, आजकल पेपर करेंसी और डिजिटल करेंसी आ गई। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर विनिमय का माध्यम क्या था, मोड ऑफ एक्सचेंज क्या था? क्योंकि हमको ना तो कोई पेपर करेंसी मिली है एक्सकेवेशन से, और ना ही हमको कोई सिक्के मिले हैं। भाई, आप इतिहास में आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे सिक्के मिलेंगे अलग अलग राजाओं के। हमें सिंधु घाटी सभ्यता से कोई सिक्के नहीं मिले। तो इतना बड़ा व्यापार अगर वो कर रहे हैं, अभी हमारे पास इतने साक्ष्य हैं कि वो व्यापार कर रहे थे, तो कोई तो माध्यम होगा ना। वो क्या दे रहे होंगे सामने वाले? ठीक, तो जब कोई चीज नहीं थी, करेंसी नहीं थी, उस टाइम पर लोग सामान दिया करते थे एक दूसरे को, जिसको कहा जाता है बार्टर सिस्टम। तो इनके समय में क्या रहा होगा? बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय। देखिए, पहले के समय में जब लोगों के पास करेंसी या हम कहें कोई ऐसा नोट या सिक्का नहीं था, तब उस टाइम पर लोग बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब ये है, आपको अगर कोई चीज खरीदनी है तो आप अपनी कोई चीज सामने वाले को दे दो, और वो आपको जो चीज चाहिए वो आपको दे दे। इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। मान लेते हैं आपके पास आलू है, ठीक है, और आपको चाहिए टमाटर, टोमेटो, और सामने वाले के पास है टमाटर। आप क्या करोगे? उसको आलू दोगे और उससे क्या ले लोगे? टमाटर ले लोगे। इसमें कहीं पर भी तुमने कोई नोट दिया, तुमने कोई सिक्का दिया, कोई करेंसी यूज हुई? नहीं। तुमने सामान के बदले सामान ले लिया। इसको कहा जाता है बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय।
चूंकि इनके समय पर हमको सिक्के नहीं मिले, पेपर करेंसी तो छोड़ दीजिए, इनके समय में सिक्के भी नहीं मिले, तो अगर सिक्के नहीं मिले हैं तो भाई व्यापार करने के लिए ये कोई ना कोई माध्यम का इस्तेमाल तो कर रहे होंगे। बिना माध्यम के तो व्यापार ही नहीं हो सकता भाई। सामने वाला आपको अपना सामान बेच रहा है तो बदले में कुछ तो लेगा। तो मोड ऑफ एक्सचेंज क्या था? बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय। अपनी कोई वस्तु देते थे और उनसे वस्तु ले लेते, ये था मोड ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर विनिमय का माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम। और ये बार्टर सिस्टम तब तक चलेगा जब तक सिक्के नहीं बन जाएंगे। जब तक सिक्के नहीं बनेंगे तब तक यही वस्तु विनिमय चलता रहेगा। अगला पॉइंट नोट करिए, ये था मोड ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। अगला है वेट एंड मेजरमेंट। वेट एंड मेजरमेंट, ठीक, इसको बोलते हैं माप तोल प्रणाली। माप तौल प्रणाली, इसे समझते हैं। इनके समय में भी माप तौल प्रणाली थी। आज की डेट में अगर हम बात करें, चलिए आज की डेट में तो आप देखते होंगे जब भी कभी आप सामान लेने जाते हैं तो आजकल वो डिजिटल वाली मशीन आ गई है। अगर आपको सब्जी लेनी है, आपने दी सब्जी, उसने तौला, और वो तौल जो है वो आजकल डिजिटल हो गया है। डिस्प्ले होती है स्क्रीन, आपको दिख जाता है 1 किलो है, ठीक। लेकिन पहले इस समय पर आपने तराजू देखा था? तराजू, तराजू देखा होगा ना, पहले के समय में तराजू हुआ करता था, जिसमें एक तरफ क्या रखा जाता था? माप, वेट रखा जाता था, और दूसरी तरफ आप सामान रखते थे, और फिर तराजू से तौला जाता था कि भाई सामान, और जब वो लाइन बिल्कुल सीधे आ जाती थी, मतलब भाई साहब ये 1 किलो या आधा किलो, ठीक। उस समय पर अगर हम बात करें तो जो माप हुआ करता था वो किस अनुपात का या भाट का हुआ करता था? अगर हम बात करें किस मल्टीपल का हुआ करता था, जो आज जो हमारे यहाँ चलता है, तो किस मल्टीपल का चलता है? मल्टीपल मतलब हिंदी में बोलेंगे बाट। तो किस बाट का चलता है? तो आज हमारे यहाँ 10 के बाट का चलता है। आपने देखा हो 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 1000 ग्राम, क्या है? सब 10 का अनुपात है, सब 10 का बाट है ना, मल्टीपल है ना 10 का सब। तो आज की डेट में ये चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या माप चलता था? सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में जो माप चलता था वो 4 का माप चलता था। मल्टीपल मतलब जो बाट चलता था, ठीक, बाट, ये चलता था 4 का। इनका क्या मिलता था? 4, 8, 16, 32, 64, ऐसे वेट मिले इनके। 4, 8, 16, 32, 64, ये 4 का बाट इनके समय पर। क्योंकि इनके जो एक्सकेवेशन से मिले हैं, जो वेट मिले हैं, माप भी जो मिला है, वो 4 के उसका मिला है, बाट का। तो इनके समय में क्या हुआ करता था? 4 के बाट का। और इसका जो शेप हुआ करता था, जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो शेप जनरली पहले सर्कुलर हुआ करता था, आजकल डिफरेंट डिफरेंट शेप के आने लगे। लेकिन इनके समय में जो हुआ करता था वो क्यूबिकल हुआ करता था, ठीक। क्यूबिकल मतलब धनाकार, हिंदी में बोलते हैं धनाकार। क्यूबिकल शेप, क्यूबिकल शेप ऐसा होता है, ये देखिए, ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूबिकल होता है, ठीक। तो ऐसे बाट हुआ करते थे इनके, ठीक। तो इनके समय में 4 का बाट चलता था, 4, 8, 16, 32, 64, और इनका शेप कैसा होता था? क्यूबिकल धनाकार। समझ में आया आपको? ठीक, ये चीज क्लियर हुई। तो ये थी इनकी माप तोल प्रणाली, ठीक। आखिरी पॉइंट लिखिए, जो कि अर्थव्यवस्था में आखिरी पॉइंट है इनका, ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन,
ठीक ठीक, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, क्लियर हो रहा? ठीक, यातायात। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? यातायात के माध्यम। भाई आज की डेट में हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, या हमें कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, किसका इस्तेमाल करते हैं? यातायात, ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। आज के समय में अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने तरीके के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है? हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम कैसे कैसे जा सकते हैं आज की डेट में? एक तो हवाई जहाज है, एरोप्लेन। हवाई जहाज में बैठ के हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन, रेलवे, ट्रेन। ट्रेन के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, सामान भी भेज सकते हैं। तीसरा है रोड, सड़क, सड़क मार्ग। हम अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, जाते ही हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह। ट्रकों से सामान भेजे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक, इसके अलावा पानी वाला जो जहाज होता है, शिप जिसको हम कहते हैं, शिप भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, लोगों को भी लेके जाती है और सामान भी। तो आज के समय पर अगर हम बात करें तो जो यातायात के माध्यम है वो एक तो वायु है, एयर है। दूसरा वाटर, वाटरवेज है। तीसरा रेल, रेलवेज है। और चौथा क्या है अपना? रोडवेज, सड़क से जा सकते। ठीक, तो आज की डेट में हमारे पास माध्यम के, यातायात के चार माध्यम है, ट्रांसपोर्टेशन के चार माध्यम, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन क्या सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर क्या यातायात के यही माध्यम थे? नहीं। एक तो सबसे पहली बात, हवाई जहाज का ही आविष्कार 1902 में हुआ। ठीक, हवाई जहाज का आविष्कार कब हुआ? 1902 में हुआ। क्लियर? और रेलवे का आविष्कार, रेलवे कब आया? 1800 में। हमारे देश में 1853 में आया, लेकिन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, ये लंदन वंदन में रेल चालू हो गई थी। 1820-30 के आसपास आया है रेल। ठीक है, जब डीजल इंजन बना। ठीक है, तब रेलवे आया है। ठीक, तो ट्रेन भी नहीं थी उस टाइम और हवाई जहाज भी नहीं था। तो फिर उस टाइम पर माध्यम क्या थे? तो दो ही माध्यम थे। एक तो पानी के माध्यम से, वाटरवेज, और दूसरा था रोडवेज, सड़कें। आपने देखा हो सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें बनी हुई थी। ठीक, और अच्छी सड़कें बनी हुई थी। ठीक, तो ये लोग किसका इस्तेमाल करते थे? या तो सड़क मार्ग का, और या फिर किसके मार्ग का? पानी का। अब जल मार्ग के लिए इन्होंने क्या क्या इस्तेमाल किया था? देखिए, हम शिप तो नहीं मान सकते, क्योंकि जो आज की डेट में जो जहाज हैं ये बड़े, बहुत बड़े बनने लगे हैं। इस टाइम पर इतना नहीं होता था। आप इसको बोट कह सकते हैं, नौका। ये नाव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं नौका। ठीक है, तो ये बोट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, छोटी बोट्स का, स्मॉल बोट्स। ठीक है, तो ये सामान वगैरह जो भेजते होंगे, छोटी नाव से भेजा करते होंगे। इसके अलावा अगर हम स्थल मार्ग की बात करें तो इनके समय में क्या क्या चलता होगा? तो बुलक कार्ट, बैलगाड़ी। बुलक कार्ट, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी मैंने आपको बताया था, ये जानवर क्यों पालते थे? उसमें एक रीजन ट्रांसपोर्टेशन भी था सर। बैलगाड़ी चलती थी, बिना बैल के कैसे चल जाएगी? ठीक, आपको इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, याद करिए आप। आपको कॉपर एस कार्ड मिला है, तांबे की इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी का मतलब क्या होता था? जिसको एक जानवर खींच रहा हो उसको बोलते थे इक्का गाड़ी। तो इनको कॉपर एस कार्ड भी मिला है।
ठीक, तो इनके समय में स्थल मार्ग से क्या क्या चला करता था? बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी मतलब जिसे एक जानवर खींच रहा है। क्लियर है? ठीक, तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था। हमने एक एक करके सारे पॉइंट्स देखे। ठीक, हमने इनका कृषि एग्रीकल्चर देखा, हमने इनका डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल पशुपालन देखा, हमने इनका इंडस्ट्री उद्योग देखा, हमने इनका ट्रेड व्यापार देखा, इसके अलावा हमने इनका विनिमय का माध्यम मोड ऑफ एक्सचेंज देखा, माप तोल प्रणाली वेट एंड मेजर्स देखा, मेजरमेंट देखा, और यातायात के माध्यम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, यहां पर आकर के इनकी आर्थिक जो जीवन था सिंधु घाटी सभ्यता का वो कंप्लीट होता है। ठीक, आज हम क्लास को स्टॉप करते हैं यहीं पर। अब इसके बाद जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनका कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्ट एंड कल्चर, क्या बोला मैंने? कला और संस्कृति, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर, किसी भी पॉइंट पर आपको कोई भी डाउट उठता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ठीक, अगर आपको हमारे इस चैनल से, हमारे इस प्रयासों से मदद मिल रही है अपने एग्जाम की तैयारी में, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। ठीक, सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।